हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस क्लासेस ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र हम पढ़ रहे हैं और आज हमारी क्लास नंबर 18 है। क्लास नंबर 18 में दोस्तों हम जानेंगे कि क्यों गरजते हैं बादल और क्यों चमकती है बिजली। सुनने में तो दोस्तों एक गाने की तरह लगता है और बॉलीवुड में कई गाने इस पर बने भी हैं, जैसे बादल यूँ गरजता है डर कुछ ऐसा लगता है। पर चूँकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं इसलिए हम गाना याद नहीं करेंगे कि बादल यूँ गरजता है, हम देखेंगे कि बादल क्यों गरजता है और बिजली क्यों चमकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे मन में आता है वो ये है कि बादल कैसे बनते हैं। तो मेरे हिसाब से आप सभी जानते होंगे बादल जो है वो वाष्पीकरण से बनते हैं। जो जलाशय होते हैं, समुद्र होते हैं, गर्मी के कारण जो उनका पानी होता है वो भाप बनकर वायुमंडल ऊपर चला जाता है। इस क्रिया को हम कहते हैं वाष्पीकरण और वाष्पीकरण के कारण बादल बनते हैं। ये शायद आपने छोटी क्लासों में बहुत पढ़ा होगा। इन बादलों के अंदर जलवाष्प रहती है और फिर ये आगे कहीं बढ़ते हैं और फिर जहाँ इनको ठंडक मिलती है तो वो जलवाष्प फिर से संघनित होकर बरसात का या पानी का रूप ले लेती है और इस तरीके से हमारा वाटर साइकिल चलता है, जल चक्र चलता है। ये छोटी क्लासों में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो कुल मिला के बादल जो हैं उनके अंदर जलवाष्प होती है। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। दोस्तों जो भी हम ज़मीन से ऊपर देख रहे हैं उसको हम आकाश कहते हैं। वो आकाश है। आकाश में हमें सूर्य दिखता है, चंद्रमा दिखता है, तारे दिखते हैं और कई अंतरिक्ष पिंड भी दिखाई देते हैं, लेकिन ये सब हमसे बहुत बहुत दूर हैं दोस्तों। अब अगली बात, आकाश में हमें दोस्तों हमें बादल भी दिखाई देते हैं और बादल जो हैं वो हमसे बहुत दूर नहीं हैं। जी हाँ, सही सुना, बादल हमसे बहुत दूर नहीं हैं। जो सूर्य चंद्रमा है ये बहुत दूर हैं अंतरिक्ष में, पर बादल अंतरिक्ष में नहीं हैं, बादल पृथ्वी पर ही हैं। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल को ताप और दाब के आधार पर विभिन्न परतों में विभक्त किया गया है, जिन परतों के नाम है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। इनमें जो सबसे निचली परत है जो पृथ्वी की सतह के सबसे करीब है उस परत का नाम है क्षोभ मंडल। हमारे जो बादल हैं वो क्षोभ मंडल में ही पाए जाते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल है, वहाँ पर ओजोन पाई जाती है दोस्तों। क्षोभ मंडल में बादल पाए जाते हैं और हम जितने भी विक्षोभ करते हैं, एरोप्लेन उड़ रहे हैं, गुब्बारे उड़ रहे हैं, वो सब क्षोभ मंडल में ही उगते हैं। तो क्षोभ मंडल पृथ्वी की सबसे निकट सतह है और बादल भी यहीं पाए जाते हैं। इस बात से आपको ये क्लियरिटी आ गई होगी कि बादल हमारे कितने पास हैं। दोस्तों अब अगर हम बात करें पृथ्वी की सतह से बादल के बीच की दूरी, तो पृथ्वी और बादल के बीच की दूरी लगभग 2 किलोमीटर से 18 किलोमीटर के आसपास होती है। ये सब कुछ जलवायु पर निर्भर करता है। अगर गर्म जलवायु है तो बादल और हल्के होकर और ऊपर रहेंगे, जबकि अगर ठंडी जलवायु है या पानी गिरने वाला है तो फिर बादल नीचे आ जाते हैं। अब अगली बात, जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते जाते हैं ताप लगातार कम होता जाता है। अर्थात जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तापमान जो है वो लगातार कम होता जाएगा। हो सकता है कि भाई ज़मीन पे ताप 30 डिग्री सेल्सियस हो, हम और ऊपर गए तो 20 हो गया, और ऊपर गए 10 हो गया, फिर 0 पर माइनस, ऐसे ऊपर जाते जाते हैं और ताप लगातार कम होता जाता है। आपने भी देखा होगा कि ऊंची पहाड़ी इलाकों पर मौसम हमेशा ठंडा रहता है, क्योंकि वो ऊंचाई पर हैं, इसलिए वहाँ मौसम अधिकांशतः ठंडा रहता है। हम बात कर रहे हैं क्षोभ मंडल की। तो क्षोभ मंडल की सबसे जो ऊपरी सतह होती है वहाँ ताप होता है लगभग -50 डिग्री सेल्सियस, इतना कम। तो सबसे ऊपरी सतह मतलब ये जो सरफेस है ये सबसे ऊपरी सतह है यहाँ पर। तो बादल थोड़े नीचे हैं तो बादलों का ताप आराम से 0 डिग्री सेल्सियस से तो कम ही रहता है। 0 डिग्री सेल्सियस वो ताप है जिसमें पानी बर्फ बन जाता है, और उससे कम ताप तो बादलों में रहता ही है जब वो ऊपर रहते हैं। तो अब आप ध्यान दीजिए, इतने कम ताप पर बादलों की जलवाष्प जो है वो बर्फ बन जाती है। तो बादलों में असल में बर्फ के बहुत सारे टुकड़े होते हैं, जैसा कि आप एनिमेशन में देख रहे हैं। अब दोस्तों देखिए, हल्के बर्फ के जो टुकड़े हैं वो बादल में ऊपर की ओर होते हैं और भारी बर्फ के टुकड़े बादल में नीचे की ओर होते हैं। वैसे देखिए कोई टू द फैक्ट पॉइंट तो नहीं है, पर जो भी भारी चीज़ है वो हमेशा नीचे ही रहती है और हल्की चीज़ है वो ऊपर ही रहती है। फिर टुकड़े टुकड़े टूटते रहते हैं, ऊपर नीचे थोड़े बहुत होते रहते हैं। अगली बात ये है कि चूंकि बादल लगातार गति करते रहते हैं, यहाँ वहाँ चलते रहते हैं, अतः जो उनके अंदर के बर्फ के टुकड़े होंगे वो भी गति करते चलते रहेंगे। इस कारण ये बर्फ के टुकड़े जो हैं वो आपस में घर्षण करते रगड़ते रहते हैं, घर्षण करते रहते हैं। तो अब घर्षण के कारण क्या होता है आप सभी को पता है।
घर्षण के कारण हल्के बर्फ के टुकड़े जो ऊपर की तरफ जो बर्फ के टुकड़े हैं, जो हल्के बर्फ के टुकड़े हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन निकल कर आ जाते हैं नीचे भारी बर्फ के टुकड़ों में आ जाते हैं। हल्के बर्फ के टुकड़े हल्के हैं तो इलेक्ट्रॉन से निकल जाते हैं, वो और हल्के हो जाते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो ऊपर पहुंच गए और भारी बर्फ के टुकड़े उन पर और इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो और भारी हो जाते हैं, तो वो नीचे आ जाते हैं। तो इस प्रकार से बादलों की जो निचली सतह है वो हो गई है ऋणावेशित, और चूंकि ऊपर से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं इसलिए ऊपरी सतह हो जाती है धनावेशित। तो अब दोस्तों आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा कि बिजली क्यों चमकती है, वाई लाइटनिंग ऑकर्स। ध्यान दीजिएगा, वैसे तो बहुत सारे बादल आसमान में होते हैं पर मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ 2 बादल बनाए हैं। देखिए, ये जो ऊपरी बादल है इसका ये जो ऋण आवेश है, इस ऋण आवेश को इस निचले बादल का धन आवेश आकर्षित करेगा। कई बार ये आकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि ये ऊपरी बादल का ऋण आवेश निचले बादल के धन आवेश से आकर्षित होकर सीधा उसमें प्रवेश कर जाता है तुरंत। ये देखिए, ध्यान से देखिए इस एनिमेशन को। अब आपको लग रहा होगा सर आवेश प्रवेश कर रहा है तो ये चमक क्यों दिखाई दे रही है। अगर आपको याद हो, घर्षण द्वारा आवेशन के बाद जब हमने तौलिया वाला प्रैक्टिकल किया था तो उसमें जब एक चालक से आवेश दूसरे चालक में गया था तो चमक दिखाई दी हुई थी। ध्यान दीजिए आप, क्योंकि ये तो बहुत कम चार्ज था, जब एक चालक से दूसरे चालक में आवेश गया था ये बहुत कम चार्ज था, पर यहाँ बहुत ज्यादा चार्ज एक बादल से दूसरे बादल में जाता है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा चमक दिखाई देती है, इसलिए बादलों में बिजली चमकती है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिजली चमकने की वजह से इतनी आवाज क्यों होती है। देखिए दोस्तों, जो बिजली होती है उसका ताप बहुत ही अधिक होता है, लगभग 27,000 डिग्री सेल्सियस। इतने अधिक ताप से जब बिजली हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वो अपने आसपास की वायु का प्रसार करने लगती है, मतलब वायु कणों को धक्का देने लगती है जिससे वो दूर जाएं। तो ये गर्म वायु अपनी आसपास की ठंडी वायु को बहुत तेज धक्का देती है, इसलिए इतनी आवाज होती है। जैसे एक कमरे में बहुत सारी कुर्सियां रखी हों और हम उन्हें एकदम से झील कर आगे बढ़ जाएं तो बहुत आवाज होती है। अब बहुत सारे लोग एक सवाल पूछते हैं कि सर बिजली की चमक पहले दिखती है और आवाज़ बाद में सुनाई देती है, क्यों। इसका एक बहुत ही सरल और सिंपल सा जवाब है दोस्तों, प्रकाश की गति बहुत ज़्यादा होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जबकि ध्वनि की गति बहुत कम होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की गति बहुत ज़्यादा है इसलिए वो हमारी आंखों पर बहुत पहले पहुंच जाता है, और ध्वनि की गति बहुत कम है इसलिए वो हमारे कानों तक बहुत देर में पहुंचती है, इसलिए हमें बिजली की चमक पहले दिखती है और आवाज़ बाद में सुनाई देती है। अब दोस्तों, ये जो लाइटनिंग हुई है, ये जो बिजली का चमकना हुआ है, इसे हम बोलते हैं क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग, क्योंकि इसमें एक क्लाउड से लाइटनिंग दूसरे क्लाउड में गई है। एक और प्रकार की लाइटनिंग होती है जिसमें एक ही बादल के अंदर आवेश एक दूसरे से मिल जाते हैं, या एक ही बादल में एक आवेश दूसरे से मिल जाता है। इस क्लाउड लाइटनिंग को बोलते हैं इनर क्लाउड लाइटनिंग। इन दोनों लाइटनिंग में थोड़ा सा फर्क है। पहला फर्क ये है कि साउंड, क्लाउड टू क्लाउड लाइटिंग में साउंड होता है, जो आवाज आपको आती है वो क्लाउड टू क्लाउड लाइटिंग होती है, जबकि इनर क्लाउड लाइटिंग में आपको साउंड नहीं आता है, क्योंकि ये एक बादल में ही अंदर ही अंदर ये क्रिया होती है। अगली चीज है अधिक चमक। क्लाउड टू क्लाउड लाइटिंग में काफी अधिक चमक होती है, जबकि इनर क्लाउड लाइटिंग में काफी कम चमक होती है। चलिए दोस्तों, अब पता करते हैं कि बिजली जमीन पर क्यों गिरती है, क्योंकि अभी हमने आसमान में तो बिजली देख ली, अब हमें पता करना है कि भाई ये जमीन पे क्यों गिर जाती है। इसको ध्यान से समझिए। देखिए, जो ग्राउंड होता है, जमीन होती है, अभी तो उस पर कोई आवेश है नहीं, मतलब धन आवेश और ऋण आवेश के केंद्र समपाती हैं, इसलिए जमीन पर अभी कोई आवेश नहीं है। अब होता क्या है कि वर्षा के समय जो बादल होते हैं वो जमीन के काफी निकट होते हैं, मतलब ये बादल जो है इतने ऊपर नहीं होते हैं, जमीन के काफी निकट होते हैं। अब देखिए, ये बादल में बहुत सारे ऋण आवेश है और जमीन में धन और ऋण के दोनों केंद्र समपाती हैं। तो अब जो घटना होगी वो होगी स्थिर वैद्युत प्रेरण। अगर आपको नहीं पता कि स्थिर वैद्युत प्रेरण क्या है तो प्लीज हमारे पुराने वीडियोस देखिए। अब दोस्तों, स्थिर वैद्युत प्रेरण के कारण ये जो धन आवेश है ये बादल के ऋण से आकर्षित होकर ऊपर की ओर चला जाएगा और ऋण आवेश नीचे की ओर आ जाएगा। इसी घटना को हम स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं। अब ये जो जमीन का धन आवेश है इस बादल के ऋण आवेश को आकर्षित करेगा, और फिर वही बात कि अचानक से इस बादल का सारा ऋण आवेश जमीन पर आ गिरेगा और बिजली की चमक हमें दिखाई देगी। इस लाइटनिंग को हम बोलते हैं क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग, और यही सबसे ज्यादा विभत्स होती है, सबसे ज्यादा नुकसानदेह होती है और सबसे ज्यादा डैमेज करती है। दोस्तों, जो अगला सवाल पूछा जाता है वो है कि बिजली अधिकांश पेड़ों पर ही क्यों गिरती है। इसका भी बहुत ही सरल एक्सप्लेनेशन है। देखिए, जमीन की तुलना में पेड़ बादलों के ज़्यादा निकट होंगे क्योंकि पेड़ ऊंचाई पर होते हैं,
फिर वही होगा कि बादल का जो ऋण आवेश है वो पेड़ के जो धन और ऋण की केंद्र संपाति हैं उनमें से धन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिससे धन आ जाएगा निकटवर्ती सिरे पर और ऋण चला जाएगा दूरवर्ती सिरे पर। इसी क्रिया को हम कहते हैं स्थिर वैद्युत प्रेरण। अब पेड़ के धन आवेश से बादल का ऋण आवेश आकर्षित होगा और एकदम से बादल का सारा ऋण आवेश पेड़ के ऊपर गिर जाएगा, मतलब बिजली गिर जाएगी। तो पेड़ के ऊपर बिजली गिरने का कारण है उसका बहुत ऊंचा होना। आपने भी देखा होगा कि कई बार जो शहर में सबसे ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं उन्हीं पर बिजली सबसे पहले गिरती है, जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख भी रहे हैं। तो दोस्तों ये जो बिजली बिल्डिंगों पे गिर रही है ये पूरी की पूरी बिल्डिंग को मिटा देती है, साथ ही साथ आसपास की जो प्रॉपर्टी है उसको भी पूरा नष्ट कर देती है। इससे हमें लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। तो प्रश्न ये उठता है कि भाई इस बिजली से बचा कैसे जाए। बिल्कुल इसका भी उपाय है। इसका उपाय है त्वरित चालक लाइटनिंग कंडक्टर। सुनने में तो ऐसा लगता है भाई कि बिजली से बचा रहा, लाखों करोड़ों का नुकसान बचा रहा, तो कोई बहुत बड़ी चीज होगी, लेकिन बहुत बड़ी चीज नहीं भैया। सिंपल एक धातु की चालक छड़ है जो बिल्डिंग के ऊपर लगा दी जाती है और कुछ नहीं है। और ये छड़ आपकी ऊंचे भवनों की आकाशीय विद्युत से रक्षा करती है। सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, एक चालक छड़ ऊपर लगाना है भवन के ऊपरी सिरे में और फिर तांबे का तार जोड़कर छड़ से उस तार को नीचे लाना है और जमीन में गाड़ देना है। अब रक्षा कैसे होगी देखिए। चालकों में स्थिर वैद्युत प्रेरण सबसे आसानी से होता है, मैंने आपको बताया था। उसमें आसानी से धन ऋण एक तरफ हो जाते हैं बिकॉज उसमें आवेश चल सकते हैं, ये बात मैंने पहले आपको बताई हुई है। तो अब होता क्या है कि जो आकाशीय विद्युत है वो हमेशा इस चालक छड़ पर ही आपतित होगी। अब चालक छड़ पर आपतित होगी तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, ये देखिए ये छड़ पर आपतित हुई, तार से सीधी चली गई ग्राउंड में। तो इसके बाद ये तांबे के तार से धरती में समा जाती है और हमारे भवन बच जाते हैं सुरक्षित। तो इतने से उपाय से हमारे सारे भवन सुरक्षित बच जाते हैं। तो दोस्तों याद रखें कि जब कभी बारिश का मौसम हो, बिजली गिरने की संभावना हो, तो बिजली के खंभे के पास खड़ा नहीं होना चाहिए कि बिजली का खंभा भी एक प्रकार का त्वरित चालक है, लाइटनिंग कंडक्टर है, तो बिजली सबसे पहले वहीं गिरेगी। इसके अलावा पेड़ के पास खड़े नहीं होना है, पहाड़ों पर नहीं जाना है क्योंकि वो ऊंचाई पर है, वहाँ बिजली गिरने के चांस ज़्यादा होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आकाशीय विद्युत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए दोस्तों, अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आपसे जॉब इंटरव्यू में ये महत्वपूर्ण तथ्य पूछे जा सकते हैं। मैं आपको यहाँ कुछ बता रहा हूँ, आप नेट पर काफ़ी सारे पता कर सकते हैं। सबसे पहला तथ्य ये है कि आकाशीय विद्युत एक बार में पूरा नहीं गिरती है। तो नहीं सर, हमें तो ऐसे लगता है जैसे एक बार में पूरा, नहीं। एक्चुअल में क्या होता है कि एक स्ट्राइक में 0.005 सेकेंड लगते हैं और सारी स्ट्राइक जो होती है उनमें केवल 0.5 सेकेंड लगते हैं। तो इतने कम टाइम में सारी स्ट्राइक एक साथ गिर जाती हैं, इसलिए हमें लगता है कि वो एक ही बार में गिर रही हैं। पर याद रखिएगा आकाशीय विद्युत एक बार में पूरा नहीं गिरती है। नेक्स्ट, एक लाइटनिंग स्ट्रिक में कितना वोल्टेज उत्पन्न होता है? जवाब है 100 मेगा वोल्ट। ये बहुत ही ज़्यादा है। और कितना करंट? 10 किलो एम्पियर से 90 किलो एम्पियर। आप देखिए नॉर्मली हम कितना बोलते हैं, अपने घर में कितना आता है 220 वोल्ट, और यहाँ पे 100 मेगा वोल्ट है। अब एम्पियर में धारा बोलते पर यहाँ किलो एम्पियर में धारा, ये धारा और ये वोल्टेज बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा है कि आप एक बड़े से शहर की एक पूरे महीने की बिजली इससे चला सकते हैं। पर अभी इसको स्टोर करने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट फैक्ट क्या है? नेक्स्ट फैक्ट ये है कि पूरे विश्व में एक सेकंड में 100 से ज्यादा बार आकाशीय विद्युत गिरती है। आपको लगता है कभी कभी गिरती, नहीं, पूरे विश्व में एक सेकंड में 100 से ज्यादा बार आकाशीय विद्युत गिरती है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि सबसे ज्यादा आकाशीय विद्युत कहाँ गिरती है, तो उस जगह का नाम है वेनेजुएला। शायद आपने नाम पहले सुना हो, वेनेजुएला। ये साउथ अमेरिकन कंट्री में एक जगह है वेनेजुएला। लगभग एक सेकंड में 44 से 49 बार बिजली यहाँ गिरती है। मतलब जो पूरे विश्व में एक सेकंड में 100 बार ज़्यादा गिरती है उसमें से आधी बिजली तो यहीं गिर जाती है, वेनेजुएला में। अगला फैक्ट आ जाते हैं अपने भारत पे। भारत में महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा में बिजली ज़्यादा गिरती है, फिर कम होता रहता है। अभी कुछ सालों के आंकड़े हैं उसके अनुसार महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा में ज़्यादा गिरती है बिजली। और वर्ष 2019 में 1 अप्रैल से 1 सितंबर के बीच उड़ीसा में 9 लाख बार बिजली गिरी। तो ऐसे कई और फैक्ट्स हैं जो आप नेट पर पता कर सकते हैं। मैंने कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपको बताए हैं। आशा करता हूँ क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो उसको पाने का तरीका हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया है। 96 44 24 54 36 व्हाट्सएप करके अपने नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप ये चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप लाइव क्लास अटेंड कर पाएँ। जैसी लाइव क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप सबने अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।